नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ, साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। हम सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं, दिल से भी जुड़े हैं। भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की धरती पर पहुंचे और वहां पर कुवैत में मौजूद भारतीय समुदाय के बीच अपने दिल की बात की। 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री खाड़ी देश यानी कि कुवैत पहुंचा था, जहां पर आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूती दी, मैत्री संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की। और प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरे वैसे भी वाहवाही का विषय ही बनते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। प्रधानमंत्री मोदी के इसी कुवैत दौरे को आज हम करने वाले हैं डीकोड द जेसी शो में, और हमारे साथ मौजूद हैं मैन ऑफ प्रेडिक्शन डॉक्टर जगदीश चंद्र। पहला सवाल सर मेरा, क्योंकि कुवैत में भी इस बार हुआ नमो नमो, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि नरेंद्र मोदी हैज़ emerged as one of the heroes in entire Kuwait area. In fact, by now, he is one of the most popular person in all Gulf countries, whether it is UAE, whether it is Saudi, whether it is Qatar, it is Bahrain or any other nation. In fact, कुवैत के एक बड़े पत्रकार ने लिखा है और उसने कहा कि नरेंद्र मोदी इज़ इंटरनेशनल गल्फ हीरो। ये कुवैत का पत्रकार लिख रहा है। मेरे मित्र हैं जयपुर में, कुवैत में बिजनेस करते हैं। मैंने फ़ोन किया उन्हें कि कैसा रहा हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा। उनको तो नमो नमो छाया हुआ था यहाँ पे भी। मुझे ऐसा लगा मैं दिल्ली अहमदाबाद में हूँ। तो बोले इतने पॉपुलर हैं यहाँ पे कि अगर हमारे यहाँ से चुनाव भी लड़ें तो चाहे वो कुवैत से लड़ें, दुबई से लड़ें, जीत जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी वोटर्स वहाँ पे हैं, प्लस लोकल जो उनके जो मान लीजिए एडमायरर्स वहाँ पे हैं। तो एक बड़ी दिलचस्प बात थी उनसे इस तरह की बात सुनना। तो इससे आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी गल्फ कंट्रीज़ में बाय नाउ कितने पॉपुलर हो चुके हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं, और यह देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। तो आपने तात्पर्य पूछा था, तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी का जो कुवैत का ट्रिप था, इट वॉज ए सुपर हिट फ्रॉम ऑल एंगल्स। सर एक बार फिर एक और इस्लामिक कंट्री में, कुवैत में, उनको उस देश के सर्वोच्च उससे पुरस्कार से नवाजा गया है और उसे कहते हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। कैसे देखते हैं सर ये बढ़ती हुई लोकप्रियता? मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम राष्ट्रों में एक बहस छिड़ी हुई है, एक प्रतियोगिता छिड़ी हुई है नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की। आप देखिए इस थोड़े से अरसे में 10-11 साल में जो है 14 से ज़्यादा यात्राएं वो इनकी गल्फ़ कंट्रीज़ की कर चुके हैं। 7 तो यूएई की कर चुके हैं, 2 कतर की कर चुके हैं, 2 सऊदी कर चुके हैं, 1 बहरीन की कर चुके हैं, ओमान की कर चुके हैं। इन वे आप देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी मुस्लिम राष्ट्र अब ऐसा नहीं है जिसने नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित नहीं किया हो। और ये जो सम्मान था उनका, ये 20वां सम्मान था कुल मिला के। नरेंद्र मोदी आज संसार के पहले ऐसे नेता हैं जिनको इतनी बड़ी संख्या में उस देश के बाहर के राष्ट्रों ने सम्मानित किया हो। और एक सबसे जो विचित्र कंट्राडिक्शन है, जो प्लेजेंट कंट्राडिक्शन है बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए, कि भारत में उनकी छवि है एक प्रो हिंदू लीडर की, एक प्रो हिंदू प्राइम मिनिस्टर की। वो तटस्थ हैं, निष्पक्ष हैं, स्टेट्समैन हैं, लेकिन जो परसेप्शन है, इमेज है, वो प्रो हिंदू का है और संसार के दूसरे देशों में भी है। लेकिन वहाँ पे जो उनका रोल प्ले है गल्फ़ के अंदर, वो एक सेकुलर शासक का है, एक सेकुलर राजा का है। भारत में जो लोग नारा लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, आप देखिए उसका बिल्कुल कंट्रास्ट आप देखिए उनकी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी, उनकी सक्सेसफुल स्टेट्समैनशिप, कि वहाँ बिल्कुल एक अलग रूप में, अलग अंदाज में, एक सेकुलर तरीके से मुस्लिम राष्ट्रों के मन को कैसे जीत रहे हैं, कैसे उनके साथ जोड़ रहे हैं। ये एक विचित्र है। मैंने पहले भी कहा था कि भारत की धरती पे एक चमत्कार है नरेंद्र मोदी, वो ऐसे ही नहीं कहा था। और इन्हीं सब घटनाओं को देख के, इसी कंट्राडिक्शन को देख के कि एक प्रो हिंदू की छवि वाला जो सम्राट है भारत का या प्रधानमंत्री है, वो विदेश में जाके एक मुस्लिम कंट्री में भी कितना पॉपुलर हो सकता है एट द सेम टाइम। इसीलिए कई बार इन घटनाओं को देख के ही देश के कई कोनों से आवाज़ उठती है और आप भी सुनते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सर आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जीसीसी यानी गल्फ के जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो अचानक से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का उन्होंने समर्थन बंद कर दिया? इसकी क्या वजह हो सकती है? दे हैव रिकनसाइल्ड विद द ग्राउंड रियलिटीज़। अब 370 के बाद कैसा पाकिस्तान और कैसा कश्मीर की स्वायत्ता, ये सब बातें जो है
और हर आदमी को अपने बिजनेस इंटरेस्ट दिखते हैं, एक दूसरे व्यक्ति प्रभावित होता है। इंडिया इज़ ए बिग मार्केट ऑफ 140 करोड़ पीपल। आप देखिए फिर नरेंद्र मोदी का जो आभा मंडल है एज ए ग्लोबल लीडर का है, वो सब उससे प्रभावित होते हैं। एंड बाई नाउ तो नरेंद्र मोदी हैज़ पेनिट्रेटेड सो डीप इन ऑल दीज कंट्रीज़ कि उनको कश्मीर की याद ही नहीं आएगी, पाकिस्तान की याद ही नहीं आएगी। तो इट्स ए ग्रेट डिप्लोमेटिक सक्सेस ऑफ नरेंद्र मोदी, दैट इज़ ऑल। सर सवाल ये आता है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ 4 घंटे दूर हैं, लेकिन हमें यहाँ पर आने में 4 दशक लग गए। आखिर इसके क्या मायने हैं? इसके 2 मायने हैं, एक तो व्यंग है ये और दूसरा मन की पीड़ा है कि आफ्टर 43 ईयर्स को प्राइम मिनिस्टर वहाँ के 10 लाख भारतीयों की संभाल करने या वहाँ उस एक्सपांडेड डिप्लोमेसी के लिए वहाँ पे पहुँचा, तो उनका मन का भाव था, मन की पीड़ा भी थी कि इतने प्रधानमंत्री आए देश में पिछले 43 ईयर्स में, इस 11 साल को निकाल दो 30 सालों में किसी ने सुध नहीं ली। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं 4 घंटे दूर हूँ आपसे, लेकिन मुझे आ जाने का मौका मिला है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, किसी ने तो पहल की, इन वे नरेंद्र मोदी ने पहल की, अच्छी बात है, सबको अच्छा लगा। सर, नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 की तुलना में आप न्यू कुवैत विजन 2035 को कैसे देखते हैं? ये सिमिलर हैं, एक तरह से सिस्टर कंसर्न है डेवलपमेंट की। उन्होंने 2035 किया, ये 2047 की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, इन राष्ट्रों में इस तरह की डेवलपमेंट को लेकर पारस्परिक एकता का भाव दिखाई देता है। वासुदेव कुटुंबकम का जो थ्योरी है नरेंद्र मोदी की, उसका जो है ये एक तरह से एक्सटेंशन है। और उनका कहना साफ ये है कि इतने भारतीय हैं वहाँ पे, आप देखिए एजुकेशन में लोग हैं तो देश का भविष्य बना रहे हैं, मजदूर हैं इंफ्रा में लगे हुए हैं, नर्स डॉक्टर हैं तो हेल्थ में लगे हुए हैं। ये सारे लोग मिल के वहाँ जो है ना कुवैत 2035 के निर्माण में लगे हुए हैं, और भारत के लोग जो हैं अपने काम में लगे हुए हैं, यहाँ पे 2047 में लगे हुए हैं। तो एक वैचारिक समानता है, सुन के अच्छा लगा कि केवल भारत ही नहीं, कुवैत भी इन्हीं पद चिन्हों पे चल रहा है और विकास वहाँ भी एक प्राथमिकता हो गई है। तो एक अच्छा डेवलपमेंट है, एक अच्छा संकेत है कि 2 राष्ट्र एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। सर, ये कहा जा रहा है इंडिया कुवैत रेज द रिलेशनशिप टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने है कि दे आर शिफ्टेड फ्रॉम ए ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप टू ए स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। एक आम साधारण रिलेशनशिप से वो एक कूटनीतिक रिलेशनशिप या स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप मूव कर गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है उसमें कि लुकिंग टू क्लोज टाइज इन पास्ट एंड ऑल दैट, नाउ वी हैव एलिवेटेड दिस रिलेशनशिप टू ए स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट इन फ्यूचर आल्सो इट विल ग्रो मोर एंड मोर इन द कमिंग डेज। और आप खुद ये देखिए कि इंडिया और कुवैत है ना, दे आर नॉट ओनली द बिजनेस पार्टनर्स, नॉट ओनली ऑयल पार्टनर्स, ट्रेड पार्टनर्स जो है, इनके एक आपस में लंबा इतिहास है दोनों राष्ट्रों का। और उस इतिहास के अलावा भी क्या है, दे आर समथिंग कॉमन एंड द एजेंडा इज़ कॉमन। वो एजेंडा क्या है? टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी इन द एंटायर वेस्टर्न, जिसको आप ईस्ट वेस्ट कहते हैं, जिसको आप ये गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं, वहाँ पे जो है सारा पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, मिल के काम करने का जो है, तो एक अच्छा प्रयास है। और सर, इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का फोकस किन किन क्षेत्रों पर रहेगा? फोकस बेसिकली देखिए, फोकस की बात हम करते हैं तो डिफेंस कोऑपरेशन है, ठीक है। और डिफेंस कोऑपरेशन के बाद में आप एनर्जी पे आ जाइए, फिर हेल्थ पे आ जाइए, फिर आप ऊर्जा पे आ जाइए, फिर ऑयल पे आ जाइए, ठीक है, फिर एजुकेशन पे आ जाइए, और फिर उसके बाद में करते हैं सोलर एनर्जी पे आ जाइए। तो ये 7-8 एरियाज इस तरह के हैं जिनसे कि हम करते हैं आपस में। फार्मा पे आ जाइए, फिनटेक पे आ जाइए, आईटी पे आ जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाइए। दीज आर द बेसिक एरियाज जिनसे आगे चल कर के जो बायलैटरल हमारे एग्रीमेंट्स हैं, इन क्षेत्रों में और मजबूती से काम होगा। बेसिकली दीज आर द फोकस एरियाज। सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, भारत कुवैत जब इनके बीच समझौते की बात होती है, तो क्या इससे चीन की जो चाल है वो धीमी पड़ने वाली है? ऑफ कोर्स चाइना गेट्स डिमोरलाइज्ड विद ऑल दीज डेवलपमेंट्स। भाई आप देखिए जो समझौता डिफेंस कोऑपरेशन का हुआ है, MOU जो साइन हुआ है कुवैत के साथ, वो बहुत ही विस्तार है उसका, वो बहुत ही एक्सपांडेड है। उसमें सेनाएं आपस में एक दूसरे को प्रशिक्षण देंगी, इक्विपमेंट का आदान प्रदान भी होगा, स्ट्रेटजी का आदान प्रदान भी होगा। तो काफ़ी वास्ट कोऑपरेशन है डिफेंस का। तो चाइना गेट्स डिमोरलाइज, और फिर उसको ये भी लगता है कि कुवैत को सुरक्षा देने के बहाने इंडियन फोर्सेज हैं, इंडियन मिलिट्री है, उसकी प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ेगी। तो इनडायरेक्टली मैसेज टू चाइना है, इंडियन फोर्सेज कम क्लोजर टू चाइना दैट वे वाया कुवैत एंड ऑल दैट। तो एक डिमोरलाइजिंग फैक्टर है, इसका मैसेज है चाइना के लिए। दिस इज़ ऑल।
सर, भारत के लिए कुवैत महत्वपूर्ण क्यों है और इन दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक संबंध कैसे रहे हैं? संबंध बहुत मजबूत हैं और महत्वपूर्ण होने की सबसे बड़ी बात यह है, भारत के 10 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं और 5 अरब डॉलर का रेमिटेंसेस जो है ना अपने परिवारों को, फैमिलीज़ के यहाँ भेजते हैं। वो पैसा इंडियन इकॉनमी में आता है। देखिए, इंडियन इकॉनमी स्ट्रेंथन होती है उससे। सेकंड, देखिए कि जो ट्रेड रिलेशनशिप है दोनों राष्ट्रों की, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, और बहुत मजबूत है। 14 अरब डॉलर का सालाना जो है व्यापार होता है, आप देखिए। और अगर आप सारे गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं तो 184 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। तो आर्थिक कारण बड़े मजबूत हैं। तीसरा, ऑयल फैक्टर है। अब छठा राष्ट्र है ऑयल प्रोडक्शन में संसार में कुवैत, और भारत के लिए भी छठा राष्ट्र है जिससे हम खरीदते हैं ऑयल। तो 3% हमारी जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है हम उस पर उनको डिपेंड करते हैं। फिर एक पाकिस्तान का मैसेज है, एक मुस्लिम राष्ट्र होने नाते हमारे नज़दीक वो राष्ट्र आता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो पाकिस्तान आल्सो, चाइना आल्सो गेट डिमोरलाइज्ड। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स। सर, क्या ये सच है कि 1960 के दशक में कुवैत में भी भारतीय रुपया यानी कि इंडियन करेंसी का इस्तेमाल होता था, व्यापार में इस्तेमाल होता था? हाँ, देखिए, मैंने पहले भी कहा, नरेंद्र मोदी इज ए मास्टर ऑफ कॉइनिंग स्लोगन्स और नए नए विचारों को लाने का, पुरानी बातों खोज के लाएंगे जिससे कि लोगों की दिलचस्पी बढ़े। अब उन्होंने एक बात कह दी कि भारतीय रुपए में व्यापार होता था। फैक्ट है, 1961 तक होता था ये। तो देश के लोगों में जिज्ञासा बनी। मेंटली नाउ इंडियन टूरिस्ट आर कमिंग मोर क्लोजर टू कुवैत का अपना रुपया चलता था वहाँ, अपना सिक्का चलता था, अपना लीगल टेंडर चलता था। चलो चलते हैं, तो फैक्ट है, चलता था। और अब नरेंद्र मोदी ने यूपीआई का दे दिया उनको। इट्स ए गुड बिगनिंग फॉर फ्यूचर कि यूपीआई का इस्तेमाल करिए आप जो है इन अदर वे जो है। इज़ ए फैक्ट कि इंडियन करेंसी रूपी जो है वहाँ पे उस ज़माने में चलता था और वैसा ही लेन देन होता था जैसे आज भारत में लेन देन होता है। सर, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि भारत और कुवैत के बीच कल्चरल और कॉमर्स का खास रिश्ता है। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, ठीक कहा उन्होंने तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है कि यह सभ्यताओं का रिश्ता है, यह व्यापार कारोबार का रिश्ता है, यह वर्तमान का नहीं अतीत का भी रिश्ता है, उन्होंने कहा। और यह रिश्ता जो है केवल डिप्लोमेसी से नहीं बना है, ये दिलों के जुड़ने से बना है। और उन्होंने कहा अरब सागर के 2 किनारे हैं, एक किनारे पे हम हैं, दूसरे किनारे पे कुवैत है। तो हम हिस्टोरिकली साथ हैं और हम कल्चरली भी साथ हैं, ये उनका भाव था, विच इज़ फैक्चुअली करेक्ट। सर, आखिर क्या था कुवैत में नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित कम्युनिटी इवेंट हाला मोदी? वो सुपर आयोजन था। वैसे मैंने आपसे कहा, भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए नरेंद्र मोदी को देखना एक आकर्षण का केंद्र होता है। भारत कभी आ पाएँ नहीं आ पाएँ, और फिर मोदी को इतना नज़दीक से देख पाएँ ना देख पाएँ, वहाँ तो एक्सेस होती है, फंक्शन होता है, तो लोगों में वैसे इतना उत्साह होता है, कोई डांस करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। और नरेंद्र मोदी मास्टर हैं वोकैबुलरी के, सरस्वती बैठ जाती है वाणी पे। तो उन्होंने कह दिया कि अलग अलग प्रांतों से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मैं एक मिनी हिंदुस्तान देख रहा हूँ यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं हिंदुस्तान में आप सबके बीच हूँ। तो बड़ा अच्छा फंक्शन था, सब लोग खुश थे वहाँ पे जो है, और एक अच्छा मैसेज देश में भी गया उससे। और वहाँ जो लोग हैं, इंडिया के 10 लाख लोग रहते हैं, उनका मोराल बूस्ट होता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर आया, हमसे मिला आकर के। इट वॉज ए गुड शो। सर, कुवैत में भारतीय समुदाय के सामने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा था तो उन्होंने पिछले 11 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया, और जब उन्होंने इन उपलब्धियों का जिक्र किया तो लोग रोमांचित हो उठे। आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन? रोमांचित होना स्वाभाविक था। और कुछ लोग देश को 20 साल पहले छोड़ के गए होंगे, 10 साल पहले छोड़ के गए होंगे, 5 साल पहले छोड़ के गए होंगे। नरेंद्र मोदी के शासन से पहले के लोग गए हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी ने उनको बताया कि भारत क्या है, वो सुनते हैं, अखबार में भी पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, एक बदला हुआ भारत। तो याद आती है कि मेरा मुल्क कैसा था, मेरा मुल्क आज कैसा हो गया है। और उसका श्रेय ब्रॉडली किसको जाता है? नरेंद्र मोदी, उनकी लीडरशिप को जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने उनको वहाँ बताया वहाँ पे कि आप देखिए कि आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और हम जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। फिर फिनटेक का उन्होंने कहा कि हम नंबर 1 हैं। फिर ये बताया कि मोबाइल बनते हैं संसार में नंबर 2 पे हम हैं, स्टार्टअप में हम नंबर 3 पे हैं, और देश में देखिए 80 करोड़ लोगों को हम जो है खाना दे रहे हैं। नल घर योजना जो है ये आपके सामने है, और बाकी वो जो चूल्हा योजना थी, गैस योजना थी, फ्री गैस कनेक्शन जो है वो योजना है, और न जाने कितनी योजना है, गरीबों के लिए 6 करोड़ मकान बनाने की योजना है। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री मुंह से सुन के रोमांच तो आता है ना कि अच्छा मेरे देश में हो रहा है, ये आदमी कनेक्ट महसूस करता है उससे। सो दिस वाज द सेंटिमेंट। सर, नरेंद्र मोदी ने कुवैत में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आई हैव कम हियर टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। आखिर क्या कहना चाहते थे पीएम? उनका मनोबल बढ़ाने के लिए था। आई एम प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स,
आई एम प्राउड ऑफ योर कंट्रीब्यूशन टू दिस कंट्री। अब आज मैंने कहा ना कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया का भी। वहाँ सारे मजदूर, शिक्षक और अलग अलग डॉक्टर, नर्सेज, अलग कैटेगरी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है। और दूसरा वो कहना चाहते थे कि वहाँ की सरकार जो है वो भी आपकी तारीफ़ करती है, हम भी आपकी तारीफ़ करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपसे केवल मिलने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपके सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ, उत्साह बनाने के लिए। और वहाँ के राजा ने कहा, क्राउन प्रिंस ने और प्रधानमंत्री ने, कि आपके लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। तो बड़ा रेयर होता है ना कि दूसरे देश का जो कोई शासक है आपकी तारीफ़ करे। तो नरेंद्र मोदी इससे खुश थे, तो उसी खुशी को उन्होंने बांटा उन लोगों के साथ और एक आई हैव कम हियर टू सेलिब्रेट योर सक्सेस। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी यात्रा में ज़्यादातर जो समय बिताया श्रमिकों के साथ बिताया चाय नाश्ते पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ह्यूमन फेस को आप किस तरह से देखते हैं? ह्यूमन फेस है। अब वहाँ एक दुर्घटना हो गई थी आग में, 50 लोग मर गए थे कुवैत में, 45 लोग भारतीय थे, भारतीय मजदूर थे। तो मन में था कि जा रहे हैं उनसे मिलेंगे, और बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। तो वहाँ एक कैंप है मजदूरों का, तो 1500 मजदूर वहाँ पे रहते करते सरकार ने बनाया हुआ है। अब आप ये चित्र देखिए कि मजदूरों से मिल रहे हैं, कितनी आत्मीयता से मिल रहे हैं। सब मजदूरों से मिले, वहाँ पे जो है फ़ोटो खिंचवाए, चाय नाश्ता किया। तो मानवता का मैसेज भी गया, ह्यूमन फेस ऑफ नरेंद्र मोदी। और वहाँ के लोगों का मोराल कितना बना, और इंडिया की सारी जो लेबर फोर्स है वो भी देखती है कि प्राइम मिनिस्टर जो लेबर के बीच में इस तरह से, लेबर के बीच में इस तरह से वहाँ पे घूम रहा। आप तस्वीरें देखिए, कितना अपनापन है मजदूरों के साथ उनकी तस्वीरों में जो है। एक अच्छा, इज़ ए गुड मूव, ह्यूमैनिटेरियन मूव। सर, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए, जो MOUs साइन हुए, उनमें आपको क्या खास बात देखने को मिली? सबसे खास बात मैंने कहा डिफेंस कोऑपरेशन, वो वाइटल है जो है। फिर एनर्जी कोऑपरेशन है, फिर IT का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, आप देखिए, और कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें कि ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है। एक नई ट्रीटी हो गई है, न्यू बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो उससे क्या है, एक्सप्लोर होंगी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटी इन सब देशों के बीच में जो है। एग्रीमेंट तो कुल मिला के 2 दर्जन से ज़्यादा साइन हुए हैं, 1 दर्जन इम्प्लीमेंट हो गए, 1 दर्जन अभी पाइपलाइन में है। तो आने वाले आशा की किरण है। ये सब चीज़ें मिलकर भारत को एक विकसित भारत बनाने की दिशा में 2 कदम और आगे बढ़ाएंगी देश को। तो अच्छे बायलैटरल एग्रीमेंट में, और उम्मीद कम थी एक छोटे राष्ट्र के साथ भारत जैसा बड़ा देश इतने सारे बायलैटरल एग्रीमेंट कर लेगा, लेकिन किए। बिकॉज वी आर ओपन टू डेवलपमेंट, वी आर ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़, वी आर ओपन टू एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो एक अच्छा था बायलैटरल एक्सपेरिमेंट जो है ये, इसको जो एक्सपांड किया उन्होंने, इज़ ए गुड मूव। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर टू गिव न्यू डायरेक्शन टू वर्ल्ड, तो इस कॉरिडोर का भविष्य आखिर क्या? कॉरिडोर बहुत अच्छा प्रयास है। एक्चुअली देखिए, US से चालू होके वाया इजराइल होते हुए इंडिया पे आता है जैसे। तो इंडिया और US कनेक्ट होते हैं, इंडिया इजराइल कनेक्ट होते हैं, एक और कंट्री वो कनेक्ट होते हैं, सारे जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो एक बड़ा प्रमोटिंग बिजनेस एक्टिविटी है। अब सवाल ये है कि ये इम्प्लीमेंट कब होगा। अब एक तो ट्रंप आ गए हैं, तो उसका पता नहीं कैसे क्या है। बाइडेन की योजना थी ये, बाइडेन के प्रोजेक्ट को कितना पूर्व वगैरह रखते हैं, नहीं रखते हैं। फिलहाल ठंडे बस्ते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन नरेंद्र मोदी कहना बिल्कुल सही कि अगर ये प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ाते हैं, इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस, और जिसे कहते हैं कि एक नई दिशा देगा संसार को। ये वाला कॉरिडोर जो है एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें सारे देश लाभान्वित होते हैं। नाउ लेट्स सी ट्रंप के आने के बाद ये कितना पिकअप कर पाता है प्रोजेक्ट। सर, आखिर क्यों इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुयाना, फिजी जैसे छोटे देशों की यात्राएं कर रहे हैं? देखिए, पहला तो सबसे बड़ी बात रहती है टू एक्सपांड डिप्लोमेसी, भारत की डिप्लोमेसी को एक्सपांड करना, एक्सटेंड करना जो है। फिर दूसरा रहता है खुद का जो ब्रांड है नरेंद्र मोदी, ग्लोबल ब्रांड जो है, उसको मजबूत करना। फिर तीसरा ये भी रहता है कि भारत के लोग इतने अपने बिछड़े हुए लोग हैं, अपने लोग हैं, इनके प्रति अपनेपन का भाव जगे, हम उनसे मिल के आएँ। अल्टीमेटली हैं तो इंडियन ही। और फिर समय के साथ साथ क्या है कि व्यापार विस्तार और ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल एग्रीमेंट्स टू एक्सप्लोर न्यू डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सारे बेसिकली ये सारी इंस्पिरेशन रहती है ऐसा टूर करने के लिए। और एक उनके मन में रहता है मुझे सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। इंदिरा गांधी गई थी मान लो 81 या कभी है, मुझे वहाँ भी जाके आना है। तो संसार में कोई अगर दूसरा प्रधानमंत्री 3 बार गया तो 6 बार जाके आएंगे। तो मन में जो प्रगति का भाव है, पिछले बड़ी लाइन खींचने का जो भाव है, क्रॉस करने का जो भाव है, वो भाव उन्हें इंस्पायर करता है और वो ट्रैवल करते हैं। और इन टोटलिटी उसका अच्छा परिणाम है बिजनेस में,
कनेक्टिविटी में, इमेज में, इज़ ए गुड मूव। सर, पीएम मोदी की इस कुवैत यात्रा का भारत की मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव मेजर है। देखिए, पहला प्रभाव तो ये कि नाउ मिडिल ईस्ट विल बी ए सेंट्रल टू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स। दूसरा क्या है कि इट विल ब्रिंग मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड मोर डीपर एंगेजमेंट्स विद मॉडरेट अरब कंट्रीज़। ये इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट अरब कंट्रीज़। और तीसरा है कि इट विल इंस्पायर फॉरेन मिनिस्ट्री टू फाइंड ए फाइन ट्यून लाइन, फाइन बैलेंसिंग लाइन बिटवीन मॉडरेट अरब्स एंड हार्ड कोर नॉन अरब्स लाइक इज़राइल, इराक जो है। तो ये बेसिक हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, जब प्रधानमंत्री जाके आता है तो उस कंट्री की जो विदेश नीति है उसको खंगालने का मौका मिलता है, उसको रिव्यू करने का मौका मिलता है। और जब बैठेंगे, रिव्यू मीटिंग लेंगे, आके अपनी विजिट को रिव्यू करेंगे, तो कुछ और नए एक्सपेरिमेंट, नए मूव्स चलेंगे उसके अंदर जो है। तो इट्स ए प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। जी सर, भारत कुवैत के आपसी संबंध में आखिर जीसीसी का क्या रोल है? जीसीसी एक ऐसा जैसे कि काउंसिल है, एक ऐसा फोरम है जिसके सारे 6-7 जो गल्फ कंट्रीज हैं सारे उसके मेंबर हैं। अभी जो है कुवैत इसका चेयरमैन है। कुवैत में आप जाके आए हैं, और कुवैत एकमात्र ऐसा देश बचा था गल्फ का जहाँ प्रधानमंत्री गए नहीं थे, वो भी जाके आ गए हैं। तो एक मॉरल इन्फ्लुएंस तो होता है ना, अब जाके वहाँ आए हैं तो इट विल इंस्पायर ऑल। और ऑलरेडी 184 अरब डॉलर का व्यापार जो है भारत का इन देशों के साथ होता है। तो ये कहना चाहिए ना, पर्सनल हैंडलिंग है एक तरह से। इस पर्सनल हैंडलिंग का इम्पैक्ट पड़ेगा, रिलेशनशिप मजबूत होगी, बिजनेस भी बढ़ेगा, और मोरल बूस्टर होगा उन कंट्रीज़ के लिए कि भारत का प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बार बार आ रहा है। अभी सऊदी अरब देखिए 2 बार तो जा चुके हैं, अब मैंने सुना फिर कोई तीसरी बार जाने की बात हो रही, शेड्यूलिंग बन रहा है, तारीख निकाली जा रही है, दैट वे जो है। तो अच्छा है, इंडिया कम्स क्लोजर टू दीज नेशंस। जी सर, कुवैत के विदेश मंत्री दिसंबर के फर्स्ट वीक में जब भारत आए थे, उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया था। इस पर आप कुछ कहना चाहें? ये मोदी का चमत्कार है, मोदी के व्यक्तित्व का चमत्कार है। कोई प्रभावित हुए बिना रहता नहीं है। और वो आए थे शायद इस यात्रा के सिलसिले में 5 दिसंबर के आसपास आए थे दिल्ली में जो है। तो सब डिस्कशन वगैरह तो नहीं, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड वी आर काउंटिंग ऑन इट। और साथ में ये कहा कि मैं संसार में जितने बुद्धिमान लोगों को जानता हूँ उनमें से एक बड़े बुद्धिमान व्यक्ति नरेंद्र मोदी है, मैं उनको मानता हूँ। इफेक्ट है ये, उनका कहना बड़ी बात है। और वो भी मुस्लिम राष्ट्र के विदेश मंत्री से एक भारत के हिंदू सम्राट के प्रति की या प्रो हिंदू राजा के प्रति इस तरह का भाव आना जो है बहुत अच्छी बात है। और यह नरेंद्र मोदी की जो प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी है, जो सेकुलर पर्सनैलिटी है एब्रॉड, उसको ये इसकी पुष्टि करता है कि वहाँ का विदेश मंत्री आपकी तारीफ़ कर रहा है। अच्छा लगा सबको, विदेश मंत्रालय में भी अच्छा लगा, कुवैत में भी अच्छा लगा लोगों को। सर, कुवैत को एक लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, आखिर क्या स्थिति है वहाँ पर लोकतंत्र की? नहीं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र विद इन लिमिटेड लोकतंत्र है, विद द गिवन पैरामीटर्स ऑफ लिमिटेड डेमोक्रेसी। 1962 में संविधान आ गया था वहाँ पे, बाकी जगह तो लोकतंत्र है ही नहीं। वहाँ कंपैरेटिवली बेटर लोकतंत्र है, नॉट लाइक इंडिया, लेकिन एक लिमिटेड डेमोक्रेसी वहाँ पे है, जिसे वहाँ पे कहते हैं कि इट्स ए यूनिक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, वहाँ की डेमोक्रेसी को ये कहा जाता है। तो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी आए इन देशों में भी शनै शनै जो है, और इंडिया वाली डेमोक्रेसी, अमेरिका वाली डेमोक्रेसी वहाँ भी एक्सपांड करे, इससे अच्छा क्या है। तो यू मस्ट अप्रिशिएट एट दिस मोमेंट कि इट्स ए यूनिक लिमिटेड डेमोक्रेसी इन कुवैत। सर, मैंने सुना है कि ईरान की तरह ही कुवैत में भी महिलाओं की वेशभूषा पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वेशभूषा कैसा है? वैसे तो क्या है, कुवैत इज़ ए कंजर्वेटिव कंट्री, बट इट इज़ टॉलरेंट व्हेन इट कम्स टू ड्रेस कोड। तो वहाँ एक आम बात है कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, एक्स्ट्रा रिवीलिंग ड्रेस, जैसे सलमान खान शर्ट उतार के चल दिया मूवी के अंदर, ऐसा नहीं वहाँ पे। या कोई महिला एक्स्ट्रा रिवीलिंग चले वहाँ पे, तो वो वहाँ अलाउ नहीं है, पब्लिक प्लेसेस पे अलाउ नहीं है। उनका कहना है कि हमारी कस्टम और संस्कृति का आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। महिलाओं के इतना सा है कि स्विमिंग सूट भी अलाउ है वहाँ पे, लेकिन आजकल स्विमिंग सूट ऐसे आ रहे हैं जो सेमी न्यूड जैसे हो जाते हैं, उन पे बैन है वहाँ पे कि आप स्विमिंग सूट करिए लेकिन ऐसा मत करिए, एक्स्ट्रा रिवीलिंग मत करिए। तो इट इज़ बेटर, सो मच बेटर दैन ईरान में जिस तरह से आपने देखा है महिलाओं का। तो इज़ ए बेटर कंट्री, और बाय एंड लार्ज देयर इज़ ए फ्री मूवमेंट इन दिस ड्रेस कोड। सर, आखिर नरेंद्र मोदी ने कैसे आखिर अंतिम इच्छा पूरी की है 101 साल की उम्र के रिटायर्ड भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी की? उनके मन में था उस अधिकारी के। मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी के भक्त संसार में जाने कहाँ पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है,
आप ये तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी उस 101 वर्ष के व्यक्ति से मिल रहे हैं। ये व्यक्ति भारतीय सेवा में था, 40 साल पहले रिटायर हो गया, 58 की उम्र होगी तो 42 साल पहले रिटायर हो गया। उसकी पोती ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री कार्यालय को कि आप आ रहे हैं, उनकी तमन्ना है कि वो आपसे मिलें। अब प्रधानमंत्री का दफ्तर तो देखो अजूबा है ही, मैंने कहा ना, डिलीवरी और एफिशिएंसी में। वो एक चिट्ठी जो सरकारों में एक साल तक दिखती नहीं है, उनको दिखी, रेस्पॉन्स गया उसके ऊपर कि हम आएंगे, और प्रधानमंत्री गए, वादा पूरा किया, उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई। फ़ोटो खिंचवाए साथ खड़े होकर के। आप देखिए तस्वीरें, मतलब किस तरह से, तो ये ह्यूमन टच है, ह्यूमन मैनेजमेंट, ह्यूमन टच, एक मानवता के प्रति जो कहते हैं। अब उसका कितना अच्छा मैसेज गया इंडियन फॉरेन सर्विस में और सब सर्विसेज के अंदर कि प्रधानमंत्री इतना केयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है पीएमओ का फंक्शनिंग देखिए कि चिट्ठी आई, उसमें कोग्निजेंस हो गया, पुटअप हो गई प्राइम मिनिस्टर को, एग्जीक्यूट हो गई। आई सैल्यूट टू पीएमओज दिस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट जो है। सर, क्या प्रधानमंत्री की इस यात्रा में राष्ट्रपति असद का पतन हो, फिलहाल मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, दो वॉर्स की सिचुएशन, रूस यूक्रेन या फिर इजराइल वॉर है, इन पर भी चर्चा हुई है क्या? निश्चित तौर पे स्वाभाविक है। आज सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सारे गल्फ़ कंट्रीज युद्ध से घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी का प्रभाव किसी पड़ रहा है, किसी का प्रभाव किसी पड़ रहा है। इजराइल तो देखो ये जो कॉमन अरब एनिमी है वो उलझा हुआ है, कहीं कहीं सीरिया में लोग उलझे हुए हैं, गाज़ा पट्टी में उलझे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर डिस्कस होता है, और डिस्कस बाद उनका प्रस्ताव वही है कि वी आर वेरी मच कंसर्न विद द पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द एंटायर रीजन जो है। एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन भी होता है, तो वहाँ भी हुआ। एंड वी शुड अप्रिशिएट कि नरेंद्र मोदी कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ते नहीं इस तरह की, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और उनके साथ में जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ। तो लोगों को लगता है कि संसार में ये लोग जो है शांति चाहते हैं और शांति के प्रति इच्छुक हैं और शांति बनाए रखने के लिए कंसर्न फील करते हैं। गुड मैसेज फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर द शेख एंड फॉर द क्राउन प्रिंस। सर, आतंकवाद को रोकने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर के बीच में क्या वार्ता हुई? आतंकवाद की बहुत अच्छी बात हुई। एक तो ये हुई है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बात हुई है, एक एंटी जिहाद की बात हुई है। जो इस्लामिक जिहाद है, उससे टेररिज्म क्रिएट होता है, उसके खिलाफ माहौल बने। और दोनों की स्पष्ट मान्यता थी कि जो लोग इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उस तंत्र को हमें नष्ट करना चाहिए, उनके खिलाफ मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए, और हम दोनों देश मिलकर कार्रवाई करेंगे। तो इट्स ए डायरेक्ट मैसेज टू पाकिस्तान। आप देखिए, तो इट वॉज ए गुड मूव ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द नेशंस। सर, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में चर्चा है कि असद का जो पतन है, सीरिया के राष्ट्रपति की सरकार का वहाँ से गिरना, और वो रूस के समर्थक रहे, लगातार रूस ने उनको सपोर्ट किया, क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? हो सकता है। देखो संसार में बड़े, रशिया तो अब रहा नहीं इतना बड़ा, लेकिन पहले दो ही कैंप होते थे, रशिया या अमेरिका। संसार में जब भी किसी देश में कोई घटना दुर्घटना होती थी तो इन्हीं का हाथ ढूंढते थे, कहीं अमेरिका दिखता था, कहीं रशिया दिखता था। अब रशिया इस स्थिति में है नहीं, तो अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका का हाथ था। और वहाँ का जो शासक था उसने कहा कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। रशिया से मैसेज आया वहाँ से, पुतिन से, कि आप हमारे यहाँ आइए। उसको शरण दे दी उन्होंने वहाँ पे। तो और फिर उधर से जो रिबेल गवर्नमेंट है, वहाँ पे रिबेल जो गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही है, वो अमेरिका की इनिशिएटिव हो रही है, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व है। तो अब क्लियर है बात है कि अमेरिका वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद ऑल दोज डेवलपमेंट्स इन दैट कंट्री। अब अमेरिका ने उसको इंजीनियर किया कि नहीं, उस बगावत हुई तो नहीं कह सकते, बट अमेरिकन्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट डेवलपमेंट। सर, क्या कुवैत पर इराकी हमला गल्फ पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट था? ऑफ कोर्स, ए वेरी सैड टर्निंग पॉइंट, जिसने न केवल सद्दाम हुसैन को बर्बाद किया, पूरे देश को बर्बाद किया, देश को भुखमरी के कगार पे ले आए। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये था कि जो सद्दाम हुसैन हीरो था अरब कंट्रीज़ का, वेस्ट के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, वो अमेरिका के ग़ुलाम हो गए वो कंट्रीज़। अमेरिका को मौका मिल गया, अमेरिकन फोर्सेस को कुवैत में आने का मौका मिल गया, फिर बहरीन में घुस जाएंगी, सऊदी में घुस जाएंगी। तो अमेरिका जो एक हेटेड था एक तरह से अरब कंट्रीज़ के अंदर, उससे दूर रहने की बात करते थे लोग, वो अमेरिका वहाँ एंटर कर गया, पेनिट्रेट कर गया लीगली, और उनके खुद के कहने पर अरब कंट्रीज़ की वहाँ। तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ अमेरिका नाउ हैज़ ए बिगर हैंड इन द अफेयर्स ऑफ दीज कंट्रीज़। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या, देश बर्बाद हुआ। आप देखिए, तो अरब का जो रुतबा था सद्दाम हुसैन का, जो हीरो मानते थे लोग उसको, वो विलेन हो गया, खुद बर्बाद हुआ, नेशन बर्बाद हुआ।
आप देखिए कितने लंबे समय तक और आज तक वहाँ राष्ट्र खड़ा नहीं हो पाया, भुखमरी के हालात हैं। कितनी बड़ी संख्या में वार क्रिमिनल जो पकड़े गए थे सेना के लोग, उन पे किस किस तरह का जो लोग कहते हैं टॉर्चर हुआ अमेरिकन जेल्स में और अमेरिकन उसमें जो है, वो अपने आप में एक इतिहास है संसार में। तो केवल एक गलती सद्दाम हुसैन की जो थी, उसने डिज़ास्टर लाया वो वहाँ के लिए, पूरे गल्फ़ के लिए, नॉट ओनली फॉर इराक जो है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने कि वेदर इट अ टर्निंग पॉइंट, तो 100% इट वाज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन गल्फ पॉलिटिक्स। इराक ने जो हमला किया कुवैत पे जो है। सर, जिस गलती का जिक्र आपने किया, क्या वो सद्दाम हुसैन का आक्रमण करना, कुवैत पर कब्जा करना उनकी गलती थी, उसकी सज़ा भी उनको मिली? और आखिर सद्दाम के मन में क्या था, सद्दाम हुसैन के मन में क्या चल रहा था? सज़ा मिली ऑफ कोर्स। और वैसे मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि भाई जन्म पत्री का खेल है। जो राजा था 25 साल से और आगे 25 साल और राज करता, हैंडसम और मजबूत फिजिकली, आप देखिए उसकी फिजिक वगैरह, उसके फ़ोटोज़ देखिए किस तरह से वो, और वहाँ की आर्मी में पॉपुलर था वो। अब जनता तो कुछ कहती है भी अधिनायकवाद था, डिक्टेटर टाइप थे, सब बातें तो आती हैं, लेकिन वो था जो है। और उसका पतन कैसे हुआ, आप इस तस्वीर में देखिए उसकी तस्वीर को, कि एक कुएं से उसको पकड़ के अमेरिकन लाए वहाँ से, दाढ़ी बढ़ी हुई, चेहरा देखिए, एक शासक का वो चेहरा देखिए स्क्रीन पे जो वो राष्ट्रपति था, उसी शासक का दूसरा चेहरा देखिए। इसे कहते हैं डेस्टिनी और जन्म पत्री का खेल, आप जो है। और भूल तो थी उसकी, मन में क्या था उसके मन में, हुक, वो है ना कि व्हेन अनफॉर्चून कम्स इट कम्स इन बटालियंस, एक कहावत है ये। तो मन में एक भाव आ गया कि यार मेरे को इस कुवैत को पकड़ लेना है, कुवैत को ले लेना है। क्यों भाव आ गया मन में? उधार लिए थे, कैश क्रंच थी सिटी, $100 मिलियन उधार लिया हुआ था, तो 60 इनसे लिया हुआ था सऊदी अरब से और कुवैत से। तो कहा पैसा भी नहीं चुकाएंगे, और ऐसी हुक मन की चलो ऑयल पे कब्जा करते हैं करके जो है। तो 2 अगस्त था शायद, 2 अगस्त 1990 जो है, एक हिस्टोरिकल डे है वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है। तो रात को 2 बजे 1 लाख सिपाही इराक के कुवैत में घुस गए। छोटा सा देश है, सब भाग गई, सेना भाग गई, राजा भाग गया जो है, और उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया जो है। अमेरिका ने बहुत समझाया, नहीं माना। उसके मन में था कि एक बार मैं इस पर कब्ज़ा कर लूँ, फिर मैं सऊदी अरब जाऊँगा, फिर दुबई जाऊँगा, हो सकता है फिर कतर और इन देशों में चला जाए। तो उसकी साम्राज्यवादी नीति थी, विस्तारवाद का जो उसके दिमाग में आ गया था, जो चाइना के दिमाग में कभी कभी आता है, आजकल हम सुनते हैं चाइना विस्तारवादी, नरेंद्र मोदी कहते हैं उसको जो है, उसने उसको बर्बाद किया जो है। तो आप देखिए उसी समय सेना ने कब्जा कर लिया। 1 घंटे के अंदर जो है ना, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक था सबसे पहले उस पर कब्ज़ा किया, तो पैसे लूटने थे, कर्जा चुकाना माफ़ करना था जो है ये। तो बहुत समझाया लोगों ने, UN सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, प्रस्ताव पास किया, उसको 30 दिन का समय दिया गया खाली करने के लिए, नहीं किया। तो अमेरिका देखो बहुत टफ है, और आर्मी में क्रूअल भी है, आर्मी एक्शंस में। तो अमेरिकन ने एक्शन किया, तो कुवैत में तो आके अमेरिकन सेना बैठ ही गई ना, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ना ये। और फिर इसको निकाल दिया सेनाओं को। फिर सद्दाम का क्या हुआ वो आपके सामने है। दिसंबर 2003 को सद्दाम को पकड़ा अमेरिकन सेनाओं ने, और उसके बाद में जो है 30 दिसंबर 2006, 3 साल बाद लीगल प्रोसेस पूरा करके, जुडिशियल प्रोसेस पूरा करके उसको फांसी दी गई सुबह 4 बजे। और जिस दिन फांसी दी गई वो ईद का दिन था। तो लुक एट द ट्रेजेडी ऑफ ए पर्सन, कहाँ था और कैसे। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसी राष्ट्र की जेल में उसकी फांसी हुई। देखिए, जिस राष्ट्र में उसका रूल था, उसी राष्ट्र की जेल के एक टुकड़े में सुबह 4 बजे जो है उसको फांसी दी गई। तो ये सही है कि उसकी मृत्यु का कारण, पॉलिटिकल डेथ का कारण उसकी विस्तारवादी नीति और कुवैत पर हमला करना था। सर, एक और सवाल ये है इस पूरे मामले को लेकर के कि क्या सद्दाम हुसैन के आक्रमण से जो कुवैत बुरी तरीके से आहत हुआ, उसके बाद क्या आज इस वक्त में वो अपने पैर पर खड़ा हो पाया? नहीं हो पाया। हालांकि हो गए 34-35 साल, आप यूँ मानिए इसको। लेकिन देश है ना, देश जब बर्बाद होते हैं तो खड़े करने में भी बहुत समय लगता है उनको। आप देखिए सारे तो रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, जिसे कहते हैं, कितनी बिल्डिंग्स नष्ट हो गई, स्कूल नष्ट हो गए, सड़कें नष्ट हो गई। अमेरिका कितना पैसा दे और कुवैत भी कितना पैसा लगाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 70%, आई थिंक ऑलमोस्ट 70% दे हैव रिकवर्ड जो है, 30% अभी
इन फिजिकल टर्म्स जो है उनकी रिकवरी बाकी है। और मेंटल पे जो दिमाग पे प्रभाव पड़ता है वो तो बहुत बरसों तक रहता है। वो जनरेशन को कल्चर जिसने वो रात देखी थी, 1 लाख सैनिक आ गए, लोग भाग गए, महिलाओं से रेप हुआ, उठा के ले गए, वो जो सब दुर्घटनाएं हुई, अत्याचार हुए, वो तो देश की पीढ़ी भूलती नहीं है उसको। तो वो तो मेंटल है। लेकिन फिजिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो बाय नाउ कुवैत हैज़ कवर्ड ओनली 70% एंड रिकवरी इज़ इन प्रोग्रेस। इट इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ ए रेगुलर प्रोसेस। सर, कुवैत पर इराक का हमला हुआ और वहीं यूक्रेन पे रूस का हमला हुआ, तो इन दोनों में आप क्या अंतर देखते हैं? और दूसरी बड़ी बात है सर, भारत की तरफ से कभी भी इन पर कोई रिएक्शन या कोई आलोचना से बचता नजर आया भारत, आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमला तो हमला ही है, उसके स्वरूप बदल देते हैं उसको। अगर आप डिसेंट और डिग्निफाइड तरीके से इनको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो कारण हैं, लेकिन मूल बात है कि हमला तो हमला है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि जो इन्वेजन का जो शेप है, आप कहते हैं कुवैत को तो उसने एक तरह से एनेक्सेशन था, और रशिया कहता है मेरा स्पेशल ऑपरेशन है, कहने के लिए आर्गूमेंट फॉर आर्गूमेंट जो है ये। दूसरा क्या है कि इसमें डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन था इराक वाले में, इसमें डायरेक्ट एक्शन नहीं है, अमेरिका इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, फेस टू फेस नहीं है, आपस में जो है। तीसरा अवधि जो है ये 7 महीने में ख़त्म हो गया, ऑपरेशन स्विफ्ट मिलिट्री ऑपरेशन था ये जो है, और वो आज तक चल रहा है। आप देख रहे हैं 2-2.5 साल हो गए जो चला जा रहा है वहाँ पे दैट वे जो है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो ग्लोबल कंसेंसस है, इराक के ख़िलाफ़ कंसेंसस था ग्लोबल की, गलत हुआ है। यूक्रेन में क्या है कि डिवाइडेड ओपिनियन है एक तरह से, आजकल जो कॉम्प्लिकेटेड है डिप्लोमेसी उसमें डिवाइडेड ओपिनियन है। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इंटेंशन दोनों की ठीक नहीं है। हमला इज़ ए हमला, एक स्वाधीन राष्ट्र पे हमला करना इज़ ए हमला। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो पनामा नहर है उस पर एक बार फिर से यूएस का कब्जा होगा, इसको कितनी गंभीरता से लिया जाए? अब ट्रंप इज़ ए इंटरनेशनल टेंशन फॉर 2025 जो है, सब परेशान है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और वो कहता है कि पनामा नहर जो है ना मेरे पैसे से बनी है, अमेरिका से, अमेरिका का कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर। क्यों? वो चाहता है फ्री मूवमेंट, वो चाहता तो ठीक है अपनी बात, लेकिन अभी ना कोलंबिया से आप पनामा को फिर अलग तो हो गया, अलग देश है इसमें जो है, फिर उस पर कब्जा करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन उसकी इच्छा है ये पनामा पे कब्जा करने की, उसकी इच्छा है ताकि फ्री मूवमेंट हो जाए समुद्र में, लोगों का किसी आवाजाही नहीं रहे, और दूसरे राष्ट्र हैं जो फेवरेबल नहीं हैं उनको इनडायरेक्टली रोका जा सके, जैसे चाइना साउथ चाइना सी में रोकने की कोशिश करता है। तो लेट्स सी, अब ट्रंप की तो बहुत सारी घोषणाएं हैं, तो लेट्स सी व्हेन ही मीट्स विद एनी एक्सीडेंट और ही गोज थ्रू, तो देखने की बात। तो सर, क्या इस प्रकार ट्रंप की निगाह ग्रीनलैंड को खरीदने या कब्जाने की है? आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? वही सेम स्टोरी, हालांकि केस और डिफरेंट है। 1946 में अमेरिका ने कोशिश की थी कि $100 मिलियन दे दो उसको राष्ट्र को, और हम इसको खरीद लेते हैं आपस में जो है, बात नहीं बनी। अब ट्रंप के मन में आ गई है कि स्ट्रेटजिक पोजीशन है ये यहाँ की जो है, और स्ट्रेटजिक पोजीशन में यहाँ से मैं क्या चाइना को कंट्रोल कर स्पाइंग कर सकता हूँ मैं, रशिया पे स्पाइंग कर सकता हूँ मैं, उत्तर कोरिया पे स्पाइंग कर सकता हूँ। उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है ग्रीनलैंड की, दैट वे उनके मन का भाव है। पहले पिछला जो शासन था ट्रंप का, उसमें उन्होंने कोशिश की थी, तो डेनमार्क वाले नाराज़ हो गए थे, वो क्यों, डेनमार्क का वैसे रहता ब्रॉड कंट्रोल वहाँ पे, तो पोलैंड जाना था ट्रंप को, उन्हें अपनी यात्रा रद्द कर दी। और फिर से मन में एक उभार आया है कि इसको लो भाई, इसका कब्जा करते हैं। तो लेट्स सी, अभी तो ट्रंप के सामने दूसरे बहुत एजेंडा है ना, इन एजेंडा पे वो तब पहुँचेगा जब पहले 1-2 एजेंडा में कामयाब हो जाएगा। 1-2 एजेंडा में ही अगर वो कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कुछ या फेलियर हुआ या डिमोरलाइज हुआ, तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा इन एजेंडा। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द कमिंग डेज और कमिंग मंथ्स और कमिंग ईयर्स। सर, ट्रंप के द्वारा चाइना और जो दूसरे देश हैं उस पर हाईयर टैरिफ इम्पोज करने का प्रस्ताव है, तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? इकॉनमी पर असर आप इसी से देख लीजिए कि एक तो सारा क्या डिस्टेबलाइज हो जाएगी इकॉनमीज अलग अलग देशों की। अब ट्रंप ने कहा है कि मैं कनाडा और मेक्सिको जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इन पे जितना भी सामान आएगा 25% में उस पर टैरिफ लगाऊंगा, और चाइना पे कह दिया है कि जो आपके यहाँ से आएगा उस पर रेगुलर के अलावा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ मैं दूंगा। तो चाइना खड़ा हुआ है सामने, थोड़ा स्टैंड लिया उसने चेतावनी जारी की है 2 दिन पहले।
उसने कहा कि नोबडी विल विन ट्रेड वॉर जो है, और एक आदमी ने फिर लिखा भी है उसके अंदर है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज टू हैव कोर्डियल रिलेशंस। लेकिन अब लेट्स सी, एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो ट्रेड वार की शुरुआत कर रहा है ट्रंप जो है, उसने कहा आई कैन गारंटी नोबडी विल गेन, एवरीबडी विल बी ए लूजर इन दिस वॉर। सो लेट्स सी। सर, एक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ जहां पर दक्षिण कोरिया में संसद ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। ये जो इंटरनेशनल उठापटक वाली पॉलिटिक्स है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये तो है तो नेसेसरी इविल है जिसे कहना चाहिए। देखिए ट्रंप की तरह देयर इज़ ए यू हैव अनदर ट्रंप इन दक्षिण कोरिया, एक तरह से देखो तो 25-30 हज़ार लोग उसके समर्थन में, जिसके खिलाफ महाअभियोग पारित हो चुका है, इम्पीचमेंट हो चुका है, वो सड़कों पे आ गए हैं। तो इट इज़ टू बी सीन के आगे क्या होगा, फिर वही लड़ाई झगड़े होंगे। ट्रंप जैसे हारा था, हार नहीं मानी थी, तो इट इज़ सेकंड ट्रंप इन दक्षिण कोरिया जो है, हटा दिया, सब हो गया, उस हार को मानने को स्वीकार नहीं है। और जनता का एक बड़ा वर्ग सड़कों पे 25-30 हज़ार तो लोग बहुत होते हैं ना ऐसे कंट्रीज़ के अंदर, सड़क पे इकट्ठे हो जाए आपके फेवर में जो है। तो लेट्स सी, तो मेरा ऐसा मानना है 2025 का वर्ष जो है दक्षिण कोरिया के लिए जो है ना ट्रबलिंग वर्ष रहेगा। ट्रबल एक तरह से ना, मतलब प्रॉब्लम्स का वर्ष रहेगा उसमें, ऐसा मुझे लगता है। सर, हर रोज़ हिंदुओं को अपमानित करना, भारत के खिलाफ बयानबाजी करना, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, आखिर कब तक बांग्लादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धैर्य की परीक्षा लेगा, पेशेंस टेस्ट करेगा? आपको क्या लगता है? ये सच है, ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये सच है कि नरेंद्र मोदी के धैर्य की परीक्षा ले रहा है बांग्लादेश, या यूँ कहें कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के धैर्य की परीक्षा ले रहा है बांग्लादेश जो है। आप देखिए क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, जो हो रहा है आपने बता ही दिया हिंदुओं के साथ में जो है। अब प्रधानमंत्री ने भेजा था विदेश मंत्री को, जयशंकर गए थे वहाँ पे, बात हुई, समझाया, उन्होंने 2 टूक जवाब दिया कि हमारा आंतरिक मामला है, मतलब कीप ऑफ जो है। अगले दिन फिर पाकिस्तान को पत्र लिखा कि पाकिस्तान की आर्मी आके हमारे सैनिकों को ट्रेंड करे, भारत के शत्रु को वहाँ आर्मी को ट्रेंड करने के लिए इनवाइट करना। फिर भारत के इंपोर्ट्स रोके, फिर पाकिस्तान को जो चटगांव बंदरगाह है ढाका के आगे, उससे जहाज़ों को आने की छूट दे दी वहाँ करके जो है वहाँ पे। फिर जो जेलों में बंद लोग थे अपराधी, जिन पे ये आरोप था कि भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहते हैं, उन सबको छोड़ दिया। तो ये तो खुल्लम खुल्ला कर दिया उसने ये जो है। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अनदर इराक आफ्टर सम टाइम। जो सद्दाम का हाल हुआ, अगर यही स्थितियाँ बनी रही यहाँ तो किसी न किसी रूप में यहाँ होने वाला है, क्योंकि जनता अब खुद घेरने वाली है। जनता कह रही चुनाव कराए, मतदान करिए, और कुर्सी बैठ गया है। उसने कहा नहीं, मैं 2026 में मतदान करूँगा, जाके 2026 में सोचूंगा मतदान करने की, फिर आंदोलन होगा वहाँ पे जो है ये। तो क्या है कि ट्रबल वोटर्स में है इस समय। और ये आपकी बात सही है, देखना ये है कि आरएसएस का भी प्रेशर है और देश का जनमानस भी उद्दुलित होता है इन घटनाओं से। अब नरेंद्र मोदी कब तक इसको सहन करते हैं या किसका इंतज़ार करते हैं, इट इज़ टू बी सीन। और लेकिन ये बात तय है कि अगर लगातार ये स्थितियाँ बांग्लादेश में रहीं तो नरेंद्र मोदी को कोई न कोई असाधारण कदम उठाना पड़ेगा। ये देश की जनता की आवाज़ होगी उस समय जो है। और नरेंद्र मोदी एक सीमा तक ही बर्दाश्त करते हैं। कनाडा का मामला आपके सामने है, कैसे बिल्कुल यू टर्न लेके चुपचाप बैठ गए वहाँ पे जाके जो है। अब एक अच्छा डेवलपमेंट इसमें ये हुआ है कि अमेरिका शायद इंडिया को मॉरल सपोर्ट दे रहा है इसमें। अमेरिका प्रेसिडेंट के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने फ़ोन किया है वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को कि भाई सारे धर्मों के लोगों की सुरक्षा, स्पेशली हिंदुओं की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अब देखना है कि अमेरिका की बात सुनता है कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है कि नरेंद्र मोदी खुद स्टैंड ले चुके हैं कि समस्याओं का हल वॉर से नहीं है, युद्ध से नहीं है, शांति की टेबल से है। वरना तो अब तक नरेंद्र मोदी कर चुके होते जो करना था उनको एक तरह से जो है। तो अब देखना ये कि अमेरिका के इनडायरेक्ट सपोर्ट के साथ नरेंद्र मोदी इस बात को कैसे डील करते हैं, कैसे आगे बढ़ाते हैं और कैसे वो यू टर्न लेता है। बांग्लादेश यू टर्न नहीं लेता है तो नरेंद्र मोदी इसे कहना चाहिए आम आदमी की भाषा में कि उसका क्या इलाज करते हैं। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। जैसे सर ये जो पूरा प्रकरण है, इससे जुड़ा एक और सवाल है कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके प्रत्यर्पण के लिए बाकायदा बांग्लादेश ने भारत को पत्र लिखा है, तो उनके वापस बांग्लादेश लौटने की क्या संभावना है? कोई संभावना नहीं है। द मूव इज़ फुलिश
जिसको अपन कहते हैं कई बार, ठीक है ना। आप देखिए पहले तो जो ट्रीटी है उसमें रूल 6 में साफ लिखा हुआ है, इट शुड नॉट बी फॉर पॉलिटिकल रीजंस, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड ए वायलेशन ऑफ द ट्रीटी। ये पॉलिटिकल रीज़न है, आपने देखा ना, राजनीतिक कारणों से। और दूसरा क्या है, ये बात समझ लेनी चाहिए बांग्लादेश को कि आप है ना जो डिप्लोमेसी की टेबल है उसे बार्गेन चिप के रूप में हसीना को यूज़ नहीं कर सकते। बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं और राष्ट्रों के बीच होते हैं, सत्ता पे बैठे हुए व्यक्तियों, प्रधानमंत्रियों अथवा उनकी पार्टियों के बीच नहीं होते हैं। बायलैटरल एग्रीमेंट 2013 में हुआ तो वो उस समय सरकार, जो भी सरकार थी भारत में, मनमोहन सिंह सरकार थी मानो, तो मनमोहन सिंह सरकार उस समय हसीना के बीच का एग्रीमेंट नहीं था बायलैटरल, ये दो देशों की सरकारों के बीच था, ये कांग्रेस और वहाँ की पार्टी के बीच नहीं था। तो बांग्लादेश की इस बात को समझना होगा, दैट वे जो है तो जाने के कोई चांस नहीं, लीगली भी आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते, लेकिन एक माहौल ख़राब होता है। तो उनका दुस्साहस देखिए, उन्होंने लिख के भेज दिया, एक डिप्लोमेटिक मैसेज आता है जो एक तरह से बाइंडिंग जैसा होता है लगभग जो है, उस पर लिख के उन्होंने भेज दिया कि सेंड हर बैक टू बांग्लादेश फॉर ट्रायल एंड जुडिशियल प्रोसेस। आप देखिए एक साहस, दुस्साहस जो है ये। तो बहरहाल आपका जो सवाल है हसीना के वहाँ लौटने की या भारत द्वारा उसको लौटाए जाने की, फ़िलहाल कोई संभावना मुझे नहीं दिखाई देती है। सर, आखिर अपने विदेश दौरे में कैसे और क्यों प्रधानमंत्री मोदी हमेशा रामायण और महाभारत से जुड़ जाते हैं? क्योंकि दिल भारत के करीब है, दिल जो है ना अयोध्या के करीब है, एक तरह से दिल राम मंदिर के करीब है, दिल हिंदू संस्कारों, संस्कृति, इन सब के करीब है, रामायण महाभारत के करीब है। तो जाते हैं तो जिक्र आ जाता है। तो वहाँ उन्हें मालूम पड़ा, पहले मालूम पड़ गया था, उन्होंने अपने मन की बात में जिक्र भी किया था कि वहाँ जो 2 लोग हैं कुवैत के मुस्लिम्स जो हैं, तो उन्होंने जो है इसका ट्रांसलेशन किया है। 2 साल 8 महीने लगे उनको ट्रांसलेशन करने में। तो गए थे तो मौका था, उनको बुलाया, उनको सम्मानित किया, फ़ोटो खिंचवाए। तो यही तो है सेंटिमेंट, एक लीडर के लिए यही होता है कि सेंटिमेंट को वो कैसे यूज़ करता है, उसका उपयोग करता है या इनकैश करता है अपने मन के भाव के अलावा। मन का भाव तो था कि रामायण महाभारत से लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ हैं और मुस्लिम हैं, तो उनका मान सम्मान करते हैं, वो तो एक भाव है। दूसरा क्या होता है, उसको पॉलिटिकल गेन या उसका जो सेंटिमेंटल गेन है वो भी होता है। तो इट्स ए कंबाइन। तो एक अच्छा मूव था, अच्छा लगा लोगों को। सर, आज हम कुवैत और भारत के रिश्तों पर बात कर रहे हैं और कहा जाता है कि कोरोना के टाइम जब ये सब चल रहा था, कोरोना जैसी स्थिति, तब कुवैत और भारत एक दूसरे के नज़दीक आए थे। आपको सही लगता है सर? ये सही है, बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी तो उसमें उस मुद्रा में थे ना, मतलब दोनों हाथ से बांटने वाले, हेल्प करने वाले। 150 देशों की कोरोना में मदद की थी भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव लिया था, वरना कौन इनिशिएटिव लेता है। भारत खुद इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोग थे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट थे उस समय कि मैं इनको तो दे ही दूंगा वैक्सीन, इसके अलावा वैक्सीन दूंगा बाहर के देशों को जो है। तो बहुत मदद की इन्होंने, उनसे मदद थोड़ी ली भी सही। एक लिक्विड ऑक्सीजन आती है जो यहाँ नहीं थी उस समय, तो वो उन्होंने कुवैत से मंगवाई, लेकिन जो बदले में यहाँ से मदद गई वो डिसप्रपोर्शनेट थी, बहुत ज़्यादा थी। तो कुवैत के लोगों को आज याद है। और ये जो बात आती है ऐसी, तो फिर एक बार नरेंद्र मोदी ने जो श्रमिकों के इसमें गए थे तो ये कहा भी था वहाँ पे कि भी दुर्घटना हुई, सरकार ने बहुत ध्यान रखा, आपका उपचार कराया, आपसे मिले आकर के, और यह रिश्ता क्या एक भाई ही कर सकता है ऐसा रेस्पॉन्स। तो नरेंद्र मोदी भी क्या है, ग्लोबल एल्डर भाई का रोल जो आपने कहा था अभी जो है, तो उस रोल को प्ले करना चाहते हैं, तो दिया था। तो ये सच है कि कोरोना के समय में दोनों राष्ट्रों के बीच वैचारिक और भावनात्मक रिश्ते और मजबूत हुए। राइट सर, भारत और कुवैत के समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस कुवैत दौरे को किस तरीके से कवर किया? अच्छा था, पॉजिटिव था, नोट इवन ए सिंगल नेगेटिव स्टोरी। एक किसी महिला ने कोई ऐसे कोई ट्वीट कर दिया था जिसका कोई मतलब नहीं है, वो कोई उस श्रेणी में नहीं आते हैं मीडिया की जो है। और बाकी अच्छा था, वहाँ भी अच्छा था। और भारत में तो मीडिया मैनेजमेंट जो मैंने कहा ना कि जो सेल देखती है कम्युनिकेशंस मीडिया जो है, उसका भी कमाल था। 4 अखबार निकले उस दिन सुबह, अंग्रेजी के और हिंदी के, चारों की सिमिलर हेडलाइन थी कि नाउ वी विल हैव स्ट्रेटेजिक बायलैटरल रिलेशनशिप विद कुवैत जो है। तो दिस इज़ कॉल्ड मीडिया को, जिसे कहना चाहिए, हैंडल करना, और मीडिया को समय पे कंटेंट सप्लाई करना ताकि मीडिया उसको लिख सके जो है। और बाकी अपना अपना मोरल इन्फ्लुएंस है कि मीडिया आपसे कितना प्रभावित है।
भारत के अखबारों ने, खासकर अंग्रेज़ी के अखबारों ने बहुत साथ दिया इस यात्रा में और सिमिलर हेडलाइंस लगाई, पॉजिटिव हेडलाइंस लगाई, नॉट इवन ए सिंगल नेगेटिव स्टोरी। तो भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की, आप ये कहिए PIB की और PMO की सक्सेस स्टोरी है, सक्सेस मीडिया स्टोरी है। एब्सोल्युटली सर। हाँ। सर, साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा और व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, दोनों की काफ़ी चर्चाएं हैं। संभावित यात्राओं को आप किस तरीके से देखते हैं? अब क्या है कि 2025 का साल तो यात्राओं का ही दौर है, प्रधानमंत्री के लिए भी, जाते समय आते समय। विदेश में जाने का दौर है, विदेशों से अतिथियों के आने का दौर है, यहाँ उनको रिसीव करने का दौर है। अभी मैंने सुना कि सिंगापुर के राष्ट्रपति आ रहे हैं जो है जनवरी में यहाँ पे। उसके बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, शायद 26 जनवरी पे मुख्य अतिथि होंगे उस समारोह में जो है। उसके बाद में फिर प्राइम मिनिस्टर का है, कोई फ्रांस का बन रहा है, जापान जाने का बन रहा है, और रशियन प्रेसिडेंट को तो आना ही है यहाँ पे। जी। आएंगे, लेकिन लगता है शायद हो सकता है जून के बाद आएँ, डेट वेट अभी फिक्स नहीं हुई है। वो ब्रिक्स वगैरह के सम्मेलन होंगे, वहाँ से फ्री होकर फिर यहाँ पे आएंगे, रेड कारपेट जो है उनके लिए। और इसी तरह से क्या है कि चाइना ब्रिक्स में जो है मुलाकात होगी ब्राज़ील में नरेंद्र मोदी और उनके चाइनीज़ प्रेसिडेंट की जो है। ऐसी संभावना है कि नरेंद्र मोदी उसके बाद में चाइना जा सकते हैं। मच अवेटेड विजिट जो काफ़ी सालों से हुई नहीं है वहाँ पे जो है। तो लोगों की उत्सुकता यही देखने में है कि नरेंद्र मोदी चाइना कब जाते हैं। तो दो राष्ट्र जो बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में जो है क्या बात होती है, इस पर लोगों की दिलचस्पी, उत्सुकता है। तो ये 2025 का वर्ष जो है विदेश मंत्रालय के लिए काफ़ी हलचल का वर्ष होगा। और जैसा कि आपने कहा कि 2025 का जो वर्ष है वो यात्राओं का ही वर्ष है और ये यात्राएं इसी तरीके से अनवरत चलनी चाहिए। लेकिन अगर यात्राओं के मंजिल और उसकी पड़ाव की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में है वो भारत एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर, जिस 2047 विजन की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। पदभार संभाला, पदभार संभालने के बाद भारत की विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव आया और खास तौर पर मिडिल ईस्ट में भारत की विदेश नीति जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। चाहे वो UAE हो, सऊदी अरब हो, या फिर कुवैत, कतर, या फिर ईरान, इजराइल, भले ही इनकी आपस में कैसी भी इक्वेशन हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत की इक्वेशन इन सभी देशों के साथ 100% जबरदस्त नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द JC शो में इस एनालिसिस को लेकर आज आप मौजूद रहे, और साथ ही दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ द JC शो में जुड़ने के लिए।